सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह वीडियो आपका पार्ट 2 है और मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपका चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा और हम छोटू आपको दूसरा माने पहला चैप्टर आपका है सत्ता की साझेदारी, ये आपका सिविक्स का है। और हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करते हैं, जैसा कि वीडियो लंबा हो चुका है। और यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला इस टॉपिक बचा था सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और हम देखेंगे क्यों जरूरी है नीचे। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व का सबसे अच्छा बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। देश की अखंडता के लिए बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। और हम देखेंगे कैसे बन सकता है। और फिर से पहले यहाँ से, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी आप याद रखिएगा, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? सत्ता की साझेदारी याद रखिएगा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। याद रखिएगा, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक और युक्तिपारक और दूसरे नैतिक तर्क कहा सकते हैं। आप युक्तिपारक देख सकते हैं, जैसा कि आपका युक्तिपारक माने आप देखेंगे हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला माने कि कहा जाता है युक्तिपारक, जिसे कहा जाता है, या पूरी तरह नैतिकता पर आधारित फैसले से अक्सर इसके उलट होता है। माने कि नैतिकता पर जो लिया गया फैसला उससे उलट कर होता है। और आप देखेंगे युक्तिपारक का डिफिनेशन दिया गया, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला को कहते हैं युक्तिपारक फैसला। और हम शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम ना करते हुए। युक्तिपारक यह समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, लाभकर परिणामों पर, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। और हम
देखेंगे। पहले हम यहाँ से एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम थोड़ा सा देखें। ए नी ए नीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती हैं। आप याद रखिएगा, बेल्जियम के उत्तरी इलाके में, और डच अल्पसंख्यक थे जहां तक आपको याद होगा, पढ़ती है। और फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत दोस्त तमिल भाषी हैं और इसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा को पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? आप देखेंगे आप तो बेल्जियम में जो है, तो बेल्जियम का तो पूरा कर सकता है क्योंकि वहां पर संघीय सरकार इस समय चल रहा था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एकात्मक रूप से सरकार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिंहलियों का ज्यादा हुआ वो माने रुतबा था, कह सकते हैं सिंहली भाषा लोग बहुसंख्यक थे इसलिए। तो इनका आप देखेंगे तो सेल्वी का नहीं पूरा हो सकता, लेकिन एनीते का पूरा हो सकता है। और अब क्यों आप लिख सकते हैं कि क्यों पूरा हो सकता है, क्योंकि अधिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की वजह से कर सकते हैं, और वहां पर संघीय सरकार थी। खलील की उलझन, हम एक कहानी देखते हैं खलील के बारे में। जैसा कि होता आया है कि इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। विक्रम जो था लड़का, वो रात की खामोशी में अपना मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था, माने पीछे बैठा था। और हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग समुदाय के थे, उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में बस जाते हैं। लेबनान में अलग अलग देखेंगे, बेरूत राजधानी थी लेबनान की। वे साथ रहते थे, मेल झोल होता था, पर गृह युद्ध में एक दूसरे से लड़ते थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता एक साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। जैसे बुनियादी नियम क्या थे? इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का ईसाई माने कोई कैथोलिक होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे। ईसाई जो थे फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे
और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमान के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते के आदर करते हुए मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह अपने बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो मां के धर्म को मानता है और न ही पिता के असल ना तो माँ का धर्म मानता ना पिता की। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है मौजूदा व्यवस्था ही शांति का सबसे अच्छा गारंटी है। और अब हम यहाँ से देखें, अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ में रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान की कानून फिर से लिखने का अधिकार होता है तो क्या करते हैं? आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते हैं या आप कुछ नया करते हैं? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौतों को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में मदद करेंगे? आपको इसी में दिया गया था कि चुनाव कराया जाए और उसके जरिए जो ज्यादा वोट पाए उसे किया जाए और वहां के सत्ता के हिसाब से किया जाए। लेकिन जरूरी यह है कि सबको पूरे सामूहिक सत्ता का उपयोग किया जाए ताकि दिक्कत ना पड़े सबको। और चुनाव से जितना जो सरकार बनेगी उसे तो हटा भी सकते हैं, जैसे 5 साल या कुछ समय की अवधि दिया जाए सरकार बनाने के लिए, जैसे भारत में है इस समय। सत्ता की साझेदारी के रूप देखेंगे, क्या है रूप इसके? देखेंगे राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। माने बंटवारा नहीं किया जाता है लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता के साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ही मानता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर बिखर गई शक्ति तो तुरंत फैसला लेना और लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत इसमें स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं।
इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। सबसे अच्छा लोकतांत्रिक शासन किसे माना जाता है? आप याद रखिएगा, जिसमें ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। और अब हम आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर करें। जैसे आप देखेंगे कौन कौन से रूप हैं। 4 रूप आपको दिखाया गया है, जिसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन भी आपको आएगा, आपको नीचे देख लेंगे। पहला जैसे आप देखेंगे शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका। शासन के विभिन्न अंग आप याद रखिएगा, ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। देख लीजिएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण कैसे कहा जाता है? शासन के विभिन्न अंग का कह सकते हैं आप। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो बंटवारा होता है उसे हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी देख सकते हैं। क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में कक्षा 9वीं में पढ़ते हुए हमने देखा था, क्या देखा था? हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। याद रखिएगा, सत्ता का उपयोग कार्यपालिका करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। ये भी याद रखिएगा, कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। याद रखिएगा, कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? याद रखिएगा आप। और अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। देखेंगे कौन कौन से स्तर पर। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। याद रखिएगा, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अलग अलग नामों से। भारत में हम इन्हें राज्य कहते हैं। जैसे प्रांतीय सरकार को हम राज्य कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं होता है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के हम देखेंगे, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में यह तो काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं। देखेंगे आप, राज्य सरकारों
से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं, याद रखिएगा। नगर पालिका और पंचायती कौन सी इकाइयां हैं? तीसरे स्तर की सरकार। उच्च स्तर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहा जाता है? उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच ऐसे बंटवारे को हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से पढ़ेंगे। हम अगले अध्याय में जाएंगे तो, और हम अब यहां से तीसरा शुरुआत करेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन माने उदाहरण, ये उर्दू का भाषा दे दिया गया है। उदाहरण भाषाई, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। देखेंगे भाषाई और धार्मिक कारण। कुछ देशों के संविधान माने कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी अवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की अवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। किस तरीके से आप याद रख सकते हैं? सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीके पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। हम इकाई 2 में, और आप देखेंगे चौथा, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। जैसे देखेंगे, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथों में ना रहे। एक बड़े समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। लोकतंत्र में देखिए, सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह
भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। माने हम राजनीतिक दल, दबाव और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। इकाई 3 में आप देखिएगा। और आपका चैप्टर जहाँ तक इस पर खत्म होता है, लेकिन हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा इसमें दिया गया था, क्या समझा क्या इस देख लें। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पहले जैसे देख, ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किसमें से आते हैं? जैसे ऊपर एक श्रेणी दिखाया गया था, बताया गया था। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? देखेंगे, पहला आपको दिया गया है, बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। तो आप इधर देखेंगे तो राज्य सरकार के अधीन बताया गया है। ये उच्च न्यायालय दिया गया है और राज्य सरकार को भी दिया है उच्च न्यायालय ने, माने न्यायपालिका ने दिया उसे। और हम दूसरा देखेंगे, कनाडा के ऑस्ट्रियो प्रांत सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावे का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करे। माने कि आपका ये देखिएगा, संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच का बात दिया गया है। और देखेंगे तीसरा, आप देखिएगा, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फेजेंस, याद रखिएगा, पहला आप देख सकते हैं, और दूसरा लिबरल याबलोको मूवमेंट। देख लीजिएगा, 2 राजनीतिक पार्टी, पहला रूस की आप देख सकते हैं, पहला यूनियन ऑन राइट फोर्स माने फोजेट्स, और दूसरा देखेंगे लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला लिया और इसका प्रस्ताव अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवार का साझा सूची बनाएंगे। आप देखेंगे संघीय सरकार के बारे में बताया गया है। नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपना आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। आप देखेंगे ये राज्य सरकार और संघीय सरकार के बीच का ये बात किया गया है। और आपका यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो आपको बता चुका हूँ, को दे दूंगा। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जहाँ मुझसे गलती हुई है उसे बताने की कोशिश करें। और बस आपको दोबारा धन्यवाद।